नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये कहानी उस शख्सियत की है जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक है। ये कहानी उस राजनेता की है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। आज बात उस व्यक्तित्व की होगी जिसने 130 करोड़ देशवासियों की जिंदगी को बेहतरीन बनाने और मानवता की सेवा करने का लिया है संकल्प। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। नरेंद्र मोदी की जिंदगी संघर्ष, सपनों और समर्पण की कहानी है। ये कहानी उस विराट व्यक्तित्व की है जिसके लिए सेवा ही सत्ता है, जिसके लिए ना कोई छोटा है ना बड़ा, ना कोई हिंदू है ना मुसलमान, जिसने दिया है सबको साथ लेकर सबके प्रयास से सबके विकास का नारा। आज लाल किले की प्राचीर से आह्वान कर रहा हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास हमारे हर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी की यात्रा गुजरात के वडनगर की गलियों से शुरू होती है। रेलवे से रॉयल पैलेस, जिंदगी का रास्ता बड़ा कठिन होता है। 17 सितंबर 1950 को जन्मे नरेंद्र मोदी दामोदर दास मोदी और हीराबा की तीसरी संतान थे। आरंभिक जीवन बेहद गरीबी में बीता। माता जी है, 90 साल से भी ज्यादा उम्र है। जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी कर रहा। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। हम तो गरीब के घर पैदा हुए हैं, हमने गरीबी देखी है, हम गरीबी में पले हैं भाइयों। वे तो सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, हम चाय बेचते बेचते आपके पास आए। नरेंद्र मोदी स्कूल के बाद स्थानीय रेलवे स्टेशन पर बनी पिता की चाय की दुकान में हाथ बटाते थे। लोकतंत्र में अगर जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है वो फैसला कर ले तो फिर एक चाय बेचने वाला भी उनका प्रतिनिधि बनकर के रॉयल पैलेस में हाथ मिला सकता है। सिर्फ 17 साल की उम्र में नरेंद्र ने घर छोड़ने और देश भ्रमण का फैसला किया। कभी हिमालय को अपना आसरा बनाया तो कभी आश्रमों में सेवा की। खुद को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित करने के मकसद से वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ गए। गुजरात में साल 1973 में हुए नवनिर्माण आंदोलन में नरेंद्र मोदी ने बड़ी भूमिका निभाई, जिसके चलते तत्कालीन कांग्रेसी सीएम को इस्तीफा देना पड़ा। आपातकाल के दौरान नरेंद्र को देश के तमाम बड़े नेताओं के साथ काम करने का मौका मिला। 1975 25 जून वो ऐसी काली रात थी जो कोई भी लोकतंत्र प्रेमी भुला नहीं सकता है, कोई भारतवासी भुला नहीं सकता है। एक प्रकार से देश को जेल खाने में बदल दिया गया था, विरोधी स्वर को दबोच दिया गया था। जयप्रकाश नारायण सहित देश के गणमान्य नेताओं को जेलों में बंद कर दिया था।
न्याय व्यवस्था भी आपातकाल के उन भयावह रूप की छाया से बच नहीं पाई थी। अखबारों को तो पूरी तरह बेकार कर दिया गया था। साल 1987 में उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने का आदेश मिला। हालांकि ये उनकी यात्रा का सिर्फ एक छोटा सा मोड़ ही था। बीजेपी के सबसे बेहतरीन संगठन मैन से शासन कला में भारत के सबसे उम्दा कलाकार के रूप में नरेंद्र मोदी का उद्भव साहस और दृढ़ संकल्प की एक कहानी है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी अक्टूबर 2001 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના के कायदाથી स्थापित भारतना संविधान प्रत्यय नरेंद्र मोदी ने गुजरात की सफलता की कहानी कृषि, इंडस्ट्री और सेवाओं के जरिए बुनी। उनके कार्यकाल में गुजरात के कृषि क्षेत्र में 10% की वृद्धि हुई। वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन से राज्य में रिकॉर्ड निवेश हुआ, जिससे रोजगार के नए अवसर बने। उनके नेतृत्व में गुजरात मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए स्वर्ग बनकर उभरा। भूकंप से तबाह कच्छ में पुनर्निर्माण का उदाहरण तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज भी दिया जाता है। मित्रों, हम हर आफत को अवसर में पलटने के सपने क्यों नहीं देखते? और अगर हम आफत को अवसर में, मैं अपना गुजरात का इंसिडेंट बताता हूं। मेरा इतना बड़ा भयंकर भूकंप हुआ था। मित्रों, उस भूकंप के बाद हम लोगों ने जो काम किया है और जिस प्रकार से उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया है और जिस प्रकार से डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए पूरे देश के लिए मॉडल के रूप में काम किया है, आपत्ति बड़ी भयंकर थी, लेकिन उस आपत्ति से उसको अवसर में पलट करके हमारे देश में आपत्तियां होगी, सबसे पहले तय करेगा हमें उसको अवसर में पलटना है। साल 2001 से साल 2014 के बीच नरेंद्र मोदी न सिर्फ पूरे देश में सबसे बेहतरीन प्रशासक और मुख्यमंत्री के तौर पर सराहे गए, बल्कि एक विकास पुरुष के तौर पर स्थापित भी हुए। साल 2014 के आम चुनाव से ठीक पहले देश को एक विकास पुरुष की तलाश थी। तलाश उस प्रशासक की थी जो भ्रष्टाचार पर प्रहार करे, देश को अलगाववाद और आतंकवाद से मुक्ति दिलाए। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। विकास का गुजरात मॉडल पूरे देश के सामने था। इस बार के चुनाव में एनडीए 300 से ज्यादा सीट पाएगी और स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार होगी और श्री नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। नरेंद्र मोदी देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने आम जनता से राजनीतिक रिश्ते के साथ ही एक भावनात्मक लगाव भी स्थापित किया है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं हिंदुस्तान से 400 के अधिक जिलों में रात्रि मुकाम करने का मुझे सौभाग्य मिला है, लोगों से मिलने का सौभाग्य मिला है। तो मेरी जिंदगी तो एक मजदूर की जिंदगी है। मैं मजदूर की तरह ही जिया हूँ। जब तक ये शरीर मदद करें, मजदूर की तरह ही जीना है और हिंदुस्तान का मजदूर नंबर 1 कहलाने का मुझे आनंद होगा। साल 2014 के चुनावी नतीजे इस बात की तस्दीक करते हैं। नतीजों ने न सिर्फ नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर स्थापित किया, बल्कि इसके चलते 3 दशकों बाद केंद्र में पहली बार किसी अकेली पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, और वो भी गैर कांग्रेसी। लोकतंत्र के सबसे पवित्र मंदिर में शीश झुकाकर उन्होंने संदेश दे दिया कि लोकतांत्रिक मूल्य उनके लिए सर्वोपरि हैं। मेरा मूलतः सिद्धांत जो रहा है वो ये है कि हम समाज में जो भी शक्ति है उसको और अधिक अवसर कैसे दें। हम एक ऐसा
इकोसिस्टम तैयार करें ताकि उसको कुछ साहस करने का मन कर जाए, कहीं रुकावट आ जाए तो उसको हाथ पकड़ के निकालने वाला कोई मिल जाए। मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो मैंने देशवासियों को कहा था कि मेरे पास अनुभव नहीं है, मुझसे गलतियां हो सकती हैं, बद इरादे से गलत कभी नहीं करूंगा। वे लीग से हटकर चलना चाहते थे और समाज में एक परिवर्तन देखना चाहते थे। महिला हो या गरीब, किसान हो या नौजवान, सबके कल्याण के लिए प्रधानमंत्री लगातार बिना थके, बिना रुके, एक के बाद एक वो फैसले ले रही हैं जिससे बन रहा है भविष्य के भारत का मजबूत आधार। किसानों के लिए कृषि कानून बनाने और उनकी आय दोगुना करने के लिए प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता अतुलनीय है और वो इसके लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। किसान को आधुनिक सुविधाएं देना, छोटे किसानों को संगठित करके उनको बड़ी ताकत बनाना, किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास निरंतर जारी है। मोदी सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आई है। 24 घंटे 7 दिन की कार्य संस्कृति और एक हार्ड टास्क मास्टर पीएम मोदी ने दिखा दिया। ईमानदारी से कोशिश की जाए तो मौजूदा व्यवस्थाओं के जरिए ही बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, इंडिया फर्स्ट। मेरी सरकार का एक ही धर्म है, भारत का संविधान। मेरी सरकार की एक ही भक्ति है, भारत भक्ति। मेरी सरकार की एक ही पूजा है, 125 करोड़ देशवासियों का कल्याण। मेरी सरकार की एक ही कार्यशैली है, सबका साथ सबका विकास। और इसलिए हम संविधान को लेकर के, संविधान की सीमा में रह करके देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। 2020 में दुनिया पर जब कोरोना महामारी का खतरा आया तो भारत भी इस विनाशकारी बीमारी की चपेट में आया। लेकिन इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी ने आगे बढ़कर देश का नेतृत्व किया और वो कर दिखाया जो दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्तियां नहीं कर पाईं। सही समय पर लॉकडाउन के फैसले के बाद तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं के जरिए हर नागरिक को कोविड से बचाने का पीएम ने जो संकल्प लिया, उसकी दुनिया ने सराहना की। आज भारत दुनिया के उन देशों में से है जो अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा। जिस देश में विश्व की 18% आबादी रहती है, उस देश ने कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण करके पूरी दुनिया को, मानवता को बड़ी त्रासदी से भी बचाया है। कोविड की जंग में सबसे बड़ा हथियार बना कोविड का टीका और इस काम में भी देश को पीएम मोदी की दूरदर्शिता का फायदा मिला और भारत ने बेहद कम समय में 2 वैक्सीन तैयार करके विश्व मंच पर फिर अपना लोहा मनवाया। आज हालात ये हैं कि बेहद कम समय में भारत ने 75 करोड़ से ज्यादा टीकों की खुराक देकर विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। सात साल में 150 से ज्यादा कार्यक्रम और योजनाएं जमीन पर उतरी। हमारे लिए रिफॉर्म का मतलब है रिफॉर्म नीति आधारित हो, टुकड़ों में नहीं हो, होलिस्टिक हो और एक रिफॉर्म दूसरे रिफॉर्म का आधार बने, नए रिफॉर्म का मार्ग बनाए। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार रिफॉर्म करके रुक गए, ये निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। साल 2019 के आम चुनाव में
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए को पहले से भी बड़ी जीत मिली। इसकी सबसे बड़ी वजह बनी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का मंत्र। मत बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर देश के लिए फैसला करने का जिगर चाहिए था, और वो जिगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आर्टिकल 370 हटाने को लेकर मिली संसद की इस मंजूरी से पहले शायद ही किसी को यकीन था कि ऐसा कुछ देश का नेतृत्व तय कर सकेगा। आर्टिकल 370 और 35A ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। लेकिन जिस तरह से अपने दूसरे कार्यकाल के इस सबसे बड़े फैसले को मोदी सरकार ने हैंडल किया और तमाम आशंकाओं को खारिज किया, उसके बाद हर कोई यही कह रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। तीन तलाक जैसी कुरीति से मुस्लिम महिलाओं को मुक्ति दिलाने से लेकर मेरी मुसलमान बहन, उसका क्या गुनाह? कोई ऐसे ही टेलीफोन पर 3 तलाक बोल दे और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए? क्या मुसलमान बेटियों के हकों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या मुसलमान माताओं बहनों को रक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या मुसलमान बहनों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जम्मू कश्मीर से 35A खत्म करने जैसे फैसलों से मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत हुई। राम काज किनु बिनु मोहि कहां बिसरा। इसी तरह राम जन्मभूमि विवाद का शांतिपूर्ण समाधान सिर्फ एक विवाद का हल नहीं है, बल्कि भारत के बेहतर भविष्य का एक बड़ा कारक भी बन गया है। ये मंदिर करोड़ों करोड़ लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति का भी प्रतीक बनेगा। ये मंदिर आने वाली पीढ़ियों को आस्था, श्रद्धा और संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा। आतंकवाद पर करारा प्रहार हो या फिर नक्सलवाद की नकेल कसने की बात, बीते 7 साल में इस मोर्चे पर पिछले 3-4 दशक से भी ज्यादा काम हुआ। इतना ही नहीं, सीमा पार कर आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए भारत ने ये संदेश दिया था कि आतंक को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। इतना ही नहीं, जब लद्दाख में हमारी उत्तरी सीमा पर चीन के सैनिकों ने दुस्साहस दिखाया, तो देश के जवानों ने उन्हें बता दिया कि भारत पर आंख उठाना उन्हें कितना महंगा पड़ेगा। जिनके सिंहनाद से सहमी, जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।
विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने इस बात को माना कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत रिकॉर्ड गति से गरीबी को खत्म कर रहा है। इसका श्रेय केंद्र सरकार द्वारा गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिए गए विभिन्न फैसलों को जाता है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम आयुष्मान भारत का नेतृत्व कर रहा है। 50 करोड़ से अधिक भारतीयों को कवर करते हुए आयुष्मान भारत गरीब और नव मध्यम वर्ग को उच्च गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित कर रहा है। पानी से आए और भाई को किडनी में की नली खराब थी, वो ठीक हुआ, काम अच्छा हुआ, अच्छा हो, संतोष है, संतोष। तुम खुश हो एकदम? पढ़ाई करोगे, खेलोगे, बहुत खेलोगे, हैं? कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जरिए 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के लिए मुफ्त राशन पहुंचाना हो या फिर गरीब परिवारों, किसानों, श्रमिकों और महिलाओं को कई अन्य माध्यमों से आर्थिक मदद पहुंचाने या रोजगार उपलब्ध कराने के फैसले समाज और व्यवस्था के हाशिए पर पड़े लोगों के दुख दर्द को खत्म करना चाहते थे। आखिरकार सरकार किसके लिए? मैं स्पष्ट मानता हूं कि सरकार वो हो जो गरीबों के लिए सोचे, सरकार वो हो जो गरीबों को सुने, सरकार वो हो जो गरीबों के लिए जिए। मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट में भरोसा करने वाले नरेंद्र मोदी ने जन भागीदारी को अपनी नीतियों, रणनीतियों का आधार बनाया। पहली बार किसी और व्यक्ति ने नहीं बल्कि खुद भारत के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान लाल किले की ऐतिहासिक प्राचीर से स्वच्छता के बारे में बातें की। स्वच्छ भारत का एक अभियान हम सबको मिलकर के करना है। पहली बार देश के सफाई कर्मियों को ये महसूस हुआ कि वो देश में आ रहे अहम बदलाव का बड़ा हिस्सा हैं। पीएम मोदी ने सही मायने में ये दिखाया है कि सरकार वो होती है जो गरीबों के लिए जिए। आत्मनिर्भर भारत ये सपना संकल्प में परिवर्तित देख रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की पहल ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की वास्तविक क्षमता और भूमिका को महसूस किया है। आंख झुकाकर भी मत जियो, आंख दिखाकर भी जीने के सपने मत देखो। हमारी कोशिश होनी चाहिए आंख मिला करके देखो, आंख से आंख मिला करके देखो। आप में इतना हौसला होना चाहिए और 125 करोड़ देशवासियों का अगर आपके पीछे बल है और दुनिया की एक महाशक्ति बनने की संभावना पड़ी है, तो उस भारत को डरे मरे घबराए हुए जीने की क्या जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के नरेंद्र मोदी के आग्रह को संयुक्त राष्ट्र में जितना जबरदस्त समर्थन मिला, वो बीते कई वर्षों में किसी प्रस्ताव को नहीं मिला था। आज विश्व मंच पर भारत की बात सुनी जाती है। इस विषय में भारत क्या सोचेगा, ये आज दुनिया को पहले सोचना पड़ता है। नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज सैश से सम्मानित किया गया। फिलिस्तीन के ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन सम्मान, अफगानिस्तान के अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड, यूएई के जायद मेडल और मालदीव के निशान इजुद्दीन सम्मान से सम्मानित किया गया है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी को शांति और विकास में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित सियोल शांति पुरस्कार दिया गया। ऐसा है
वडनगर से विश्व मंच तक का सफर, लोगों के बीच रहना, उनके साथ खुशियां साझा करना और उनके दुखों को दूर करना नरेंद्र मोदी का मकसद है। नरेंद्र मोदी लोगों के नेता हैं। तो चावल भी खाते हैं? बच्चे लोग चावल खाते नहीं खाता हूँ। खाते हैं? ऐसा करोगे आप लोग? ऐसा करो। दो हाथ से नहीं, एक ही हाथ से करो। इन सब के बीच खेल और खिलाड़ियों से पीएम मोदी का प्यार और उनकी हौसला अफजाई तो जैसे उनकी आदत है। मित्र के रूप में सुना देता हूँ, विजय तुम्हारे सर पे नहीं चढ़ता, पराजय तुम्हारे मन में नहीं बैठता। टोक्यो ओलंपिक हो या पैरालंपिक, सभी खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों का पीएम ने जिस तरह से हौसला बढ़ाया, उसकी बानगी पहले कभी देखने को नहीं मिली। मेरा घर वाला तो मतलब गांव वाला पूरा जश्न मना रही है। मैं ओलंपिक गए हैं वो खुशी नहीं, हम आपसे मिलने आ रही है वो खुशी से पूरा गांव वाला जश्न मना रही है। खिलाड़ियों के मेडल जीतने के बाद उनसे फोन करके बात करना तो जैसे प्लेयर्स के दिल को छू गया। सर थैंक यू सो मच। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए, देश आज आपका पर गर्व कर रहा है। बिल्कुल निराश नहीं होना है। वो जो मुश्किलों का अंबार है, वो जो मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है। हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी